हम सब पिछला 3 साल से जा रहे रहिए। खाना सब मांगे पर माँ सबके बांध के मारल जाए रहे, गरम पानी डाल दिल जाए माँ सबके ऊपर। ब्रिजेश चा भी आवे रहे, पूरा बांध के पूरा मारे पीटे रहे, खाना में कुछ कुछ मिला दे रहे, हम सब बेहोश हो जाए रहिए खा के। किरण आंटी से हम लोग खाना मांगते थे ना तो बहुत मारती थी, गंदा गंदा गाली भी देती थी हम लोग को। एक मूंछ वाले अंकल आते थे ना तो हम लोग एक रूम में ले जा करके ना सबको बोलते थे सब कपड़ा उतारो, और हम लोग बोलते थे नहीं, तो हम लोग को मारते थे, कभी डंडा से कभी लात से, जो मिलता था उसी से मारते थे हम लोग को। हम लोग खाना में रात के नींद के गोली मिला दे रहे, जरा समझ से खूब नींद आवे रहे, हम सब सुतले रहे। सुबह उठे रही तो पूरा देह में दर्द हो रहा, चाहे इधर उधर चोट लगल रहे। मीनू आंटी थी, बाल खींच खींच के हम लोग को मारती थी, और हेड सर भी आते थे तो डंडा से हम लोग को बहुत मारते थे। तोंद वाले अंकल आते थे, रात को हम लोग के साथ बहुत गलत गलत काम करते थे, और मना करते थे, हम लोग को बहुत मारते थे, हाथ पैर पूरा चोट लगता था, दर्द होता था। किरण आंटी भी हमारे साथ गलत काम करती थी, गलत तरीके से छूती थी हमें इधर उधर, कपड़े खोलती थी हमारा, वो भी बहुत गंदी थी, हमें पसंद नहीं थी। वो मारती भी थी, गलत गलत काम भी करती थी, बहुत बुरी थी वो। प्रणाम। बिरहा संघर्ष की कहानियां में फिर से एक बार आपका स्वागत। हम रवि। आज की जो कहानी है 6 साल पहले की घटना है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज को बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोली, जिसमें उनके सारे आश्रय गृहों का ऑडिट होना था। 2017-18 की ये बात है। वो सोशल ऑडिट हुई, लगभग 100-110 पन्ने की रिपोर्ट थी। इसके पेज नंबर 51 पे यह दावा किया गया था कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह में जो संस्थान जो सेवा दे रही है, जिसका नाम गृह सेवा संकल्प था, उसमें लड़कियों का यौन शोषण हो रहा है। ब्रजेश ठाकुर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के संचालक थे, इस कांड के मुख्य आरोपी। यहां पर 6 से ज्यादा लड़कियों ने उन पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। आरोप था कि वो बड़े बड़े अधिकारियों को यहां से लड़कियां सप्लाई करते थे। रिपोर्ट में एनजीओ के खिलाफ केस दर्ज करने की सिफारिश भी की गई थी। इसके बाद सरकार ने रिपोर्ट के आधार पर अपनी जांच कराई। टिस की रिपोर्ट सही साबित हुई। जब जांच हुई तो पता चला कि रेप की गई बच्चियों में एक की उम्र 7 साल थी। इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट की जांच में 3 लड़कियों के गर्भवती होने की भी पुष्टि की गई। ये समरी इसलिए जरूरी थी कि एक बार हमारे जहन में वो पूरा का पूरा कांड जो है वो उभर कर आए। आज हम बैठे हैं निवेदिता झा जी के साथ। ये उन पहली पिटिशनर्स में से हैं जिन्होंने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड को उजागर करने में और पीआईएल और जो कानूनी लड़ाई थी उसकी, वो लड़ाई लड़ने में काफी महत्वपूर्ण इनका योगदान था। तो एक बार उस पूरी पृष्ठभूमि को, उस पूरे प्रकरण को समझते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिरहा संघर्ष की कहानियां में। हमें तो समझ में नहीं आ रहा, मतलब आपसे कैसे क्या बात करें। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में आपकी जो भी भागीदारी या भूमिका रही, हम थोड़ा उस केस के बारे में पूरा एज अ सोसाइटी समझना चाहते हैं। आप अगर प्लीज डे 1 से, जब ये मामला आपके संज्ञान में आया, तब से आपकी तफ्तीश कैसे हुई, उस मामले की आगे क्या प्रोग्रेस हुई, क्या हुआ था एग्जैक्टली, हम थोड़ा इसको विस्तार से समझना चाहते हैं। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम तो बहुत बड़ी घटना है, और चूँकि हम तब तक एक्टिविज्म में भी आ गए थे और फ्रीलांस करते थे, अलग अलग अखबारों के लिए लिखते थे, खास करके आउटलुक के लिए लगातार लिखते थे, बीबीसी के लिए भी लिख लेते थे, तो जहाँ भी जगह मिलती थी वहाँ लिख रहे थे। तो ये मामला आप सबको पता है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने जब ये रिपोर्ट सरकार को दिया तो सरकार ने 3 महीने तक इस रिपोर्ट को दबाए रखा। लेकिन ये खबरें लीक हुई, यहाँ के लोकल पत्रकारों ने ये खबर को बाहर निकाला, उसमें मैंने भी खबर लिखी थी। तो जब ये खबर बाहर आई तो काफ़ी शोरगुल हुआ, काफ़ी हंगामा हुआ। सारे महिला संगठनों ने मिलकर सड़क पर, भयानक गर्मी थी, जून का महीना था, और काफ़ी देर तक हम लोग सड़क जाम किए रखे। हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री मिले नहीं हम लोगों से। तो
इस सब का एक असर हुआ कि प्रेशर बना, तो उस प्रेशर में आके सरकार ने इसको मामले को सीबीआई को दिया। सीबीआई के साथ जब मामला आया तो लेकिन इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस हो रहे थे, जर्नलिस्टों के द्वारा खबरें आ रही थी। मैंने बीबीसी के लिए भी एक बड़ी खबर लिखी। तो जब खबरें बाहर आने लगी तो सीबीआई को सौंपा। सीबीआई ने पटना हाई कोर्ट में ये मामला दर्ज किया कि कोई भी खबर बगैर सीबीआई के सिक्योरिटी के नहीं छपेगी, और पटना हाई कोर्ट ने ये फरमान जारी किया कि बिना सीबीआई के वर्जन के आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करके खबर नहीं लिख सकते। तो ये बहुत बड़ा ब्लैंकेट बैन था पत्रकारों के अभिव्यक्ति की आज़ादी पर ये हमला था। और कम से कम बिहार में ऐसा हुआ नहीं था, इमरजेंसी के समय में जो हुआ हो उसके बाद नहीं हुआ था ऐसा। तो मुझे लग रहा था कि चूँकि तब तक मैं तो डे टू डे अखबार से बाहर आ गई थी, फ्रीलांस करती थी जहाँ जगह मिलती और एक्टिविज़म करती थी, तो मुझे लगा था कि कोई बड़ी संस्था या कोई बड़ा जर्नलिस्ट इस मामले को लेकर चैलेंज करेगा। लेकिन दुखद कि कोई आगे नहीं बढ़ा। सब जितने बड़े पत्रकार सब बोल तो ज़रूर रहे थे, लेकिन कोई इसके ख़िलाफ़ कोई जो होना चाहिए था वो कर नहीं रहे थे। तो मुझको लगा कि इसके ख़िलाफ़ आना चाहिए। और फिर हमारी लॉयर जो है वो उनसे बात की, वो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में वो लॉयर हैं। तो फिर पहला पिटीशन मैंने फौजिया जी की बात करें, फौजिया शकील, वो फौजिया शकील हमारी लॉयर। तो पहला पिटीशन हमने इसके खिलाफ, ब्लैंकेट बैन के खिलाफ किया, और सुप्रीम कोर्ट में पहला पिटीशन दायर हुआ। ये डेट है जो मुझे 5 सितंबर 2018। 5 सितंबर 2018 जी। तो पहला केस मैंने उस वक्त पिटीशन दायर किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वो पटना हाई कोर्ट के फैसले को बदल दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटना हाई कोर्ट इस तरह का कोई बंदिश नहीं लगा सकता है, और किसी भी रिपोर्टर को या कोई भी अखबार को इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करके खबर लिखने की आज़ादी है। तो ये बहुत बड़ी बात हुई कि कितने बड़े फैसले, एक कोर्ट के फैसले को कोर्ट ने तो मतलब क्या हम ये मान के चलें कि पटना हाई कोर्ट भी किसी के दबाव में था? ये तो हम सीधे सीधे नहीं कहें, क्योंकि न्यायालय पे सवाल उठाने की हिम्मत तो मेरे अंदर भी नहीं है। हाँ, ये सीधे सीधे नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ इस तरह के फैसले पे सवाल तो उठने ही चाहिए कि भाई आप कैसे इस तरह के का फैसला दे सकते हैं। और उसी को सवाल उठा के हम सुप्रीम कोर्ट में गए, और सुप्रीम कोर्ट ने ये साबित किया कि उनका फैसला गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने उनके फैसले को पलट दिया। तो अब हम गलत बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, गलती तो थी। हाँ गलती थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने ही गलती कहा तो जी मानना ही पड़ेगा ये। तो ये मेरा पहला मुहिम था। और तब फिर मुझको लगा कि जब ये मामला बाहर आने लगा और फिर यहाँ देखा कि सीबीआई बहुत स्लो कर रही है जांच, और सीबीआई की तरफ से कुछ नहीं हो रहा है, बच्चों की हालत बहुत ख़राब है, जो बाहर छन छन के खबरें आ रही थी। और मुझको भी जो मुजफ्फरपुर जाने का मौका, मिलना जुलना तो बंद हो गया था, वहाँ से लड़कियाँ बहुत सारी हटा ली गई थी, कहीं कहीं डिस्परेट कर दी गई थी अलग अलग जगहों में। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो किया, उसने 17 शेल्टर होम के बारे में लिखा था टाटा सोशल इंस्टीट्यूट ने। उसमें मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में इस तरह के मामले थे, लेकिन बाकी शेल्टर होम में भी बहुत सारे मामले थे। तो हम और जो सीबीआई जो जांच कर रही थी, सीबीआई को जो जांच मिला था वो सिर्फ मुजफ्फरपुर शेल्टर होम को दायरे में लाके जांच कर रही थी। तो हमने फिर एक दूसरा पिटीशन डाला कि जब 17 शेल्टर होम संदेह के घेरे में है, वहाँ कुछ हो रहा है, तो सिर्फ एक शेल्टर होम की जांच क्यों हो, 17 शेल्टर होम पर जांच होनी चाहिए। तो फिर इस पिटीशन पे सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया अपना फैसला कि 17 शेल्टर होम की। कुछ रिपोर्ट्स 15 कहती है मैम, 15 शेल्टर होम्स थे। हाँ, जो तो 17 के घेरे में थे। 17 नंबर एक्चुअल थे। 17 नंबर वहां से आया था, जिसमें 15 शक के घेरे में आए थे। अच्छा। हाँ, तो 15 शेल्टर होम को फिर से जांच के घेरे में लिया गया। तो ये फिर दूसरा पिटीशन मेरा था, जिसके बिना पे 15 शेल्टर होम को जांच के घेरे में लिया गया। नहीं तो उसके पहले तो सिर्फ मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रहा था। उसके बावजूद
काफ़ी खबरें आ रही थी और ये भी आ रहा था कि इसमें जो पॉलिटिशियंस हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के, उनके लोग भी इन्वॉल्व हैं। और ये दुर्भाग्य और दुखद था कि हमारी सरकार सीधे सीधे इन्वॉल्व थी। इसको कहते हैं कि आप सरकार जो है बच्चों को शेल्टर देगी, शेल्टर देने के बदले आप जो है उन बच्चियों के साथ हैवानियत हो रही थी। उसमें 10 साल की बच्ची से लेकर 17-20 साल की बच्चियां तक थी। जो बातें छन के आई और जो कुछ बच्चियों से बात हो पाई, तो उन्होंने कहा कि उनको बुरी तरह यातना दी जाती थी इस बात को तैयार करने के लिए। सिगरेट से जलाए जाते थे, उनके गुप्तांग के साथ मिर्ची डाले जाते थे, या जो उसमें बीमार पड़ गई तो उनको वहीं जो बातें आई छन कर की वहीं उनको दफना दिया गया। कहाँ पता ही नहीं चला कहाँ वो लड़कियां गई कहाँ। अगर उनको नहीं दफनाया गया तो अभी तक तो पता नहीं चला कि जो लड़कियां मिसिंग है वो कहाँ गई, किस तरह। वो तो आपके शेल्टर होम में थी, तो ये तो सरकार को बताना चाहिए कि इतनी कुल लड़कियां थी, उसमें से इतनी मिसिंग है। आज तक नहीं पता चला, उनका कोई खुलासा नहीं। जहाँ जहाँ बच्चियों के निशानदेही पे खुदाई भी की गई तो वहाँ पता नहीं चला। तो ये एक कॉकस था जिसमें दलाल, पॉलिटिशियंस, पुलिस और अपराधी के गठजोड़ से हो रहा था। और क्योंकि इस तरह की चीज़ों में प्रॉफिट बहुत है, और तो ये और इसमें हमारा बाल एवं कल्याण विभाग का इन्वॉल्वमेंट था। उस वक्त जो इसकी जो मंत्री थी उनके पति के नाम आए इसमें, मंजू जी के। ये जिस मंजू वर्मा का जिक्र मैम कर रही हैं वो तत्कालीन बिहार सरकार में समाज कल्याण मंत्री थी। चेरिया बेरियारपुर से जदयू की विधायक आती हैं। इनके पति का नाम सामने आया था, लेकिन सरप्राइजिंगली मुझे लगता है ऐसा कि बिहार सरकार ने पहले ही अपना डिसीजन ले लिया था कि वो निर्दोष हैं। मुख्यमंत्री ठीक उनके बगल में बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि इस घटना के लिए हम शर्मसार हैं। उनसे इस्तीफे की मांग भी हुई थी, उन्होंने इस्तीफा भी दिया था। लेकिन 2020 विधानसभा में जदयू से चेरिया बेरियारपुर की कैंडिडेट मंजू वर्मा थी। तो ये थोड़ा इनका इंट्रोडक्शन जरूरी था कि कितनी इंपॉर्टेंट थी ये बिहार सरकार के लिए उस वक्त। खैर मैम, फिर आगे क्या हुआ? तो ये चीज़ें बाहर आ रही थी और नो डाउट कि इसमें महिला संगठनों की भी बहुत बड़ी भूमिका थी। सारी महिला संगठनें, लगभग 18-19 बिहार की महिला संगठनें वो सड़क पर थी उन दिनों। और हम लोग खास करके जो वामपंथी महिला संगठनों का हम जिक्र करना चाहेंगे, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, क्योंकि ये आसानी से ये चीज़ें इतनी बाहर नहीं आती। इतना ज़्यादा आंदोलन हुआ, इतने दबाव पड़े कि, और मेरी भूमिका भी, चूँकि मैं एक NFIW नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन से जुड़ी हुई हूँ, तो हम लोगों ने भी बहुत जम के सड़क से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई लड़ी इस मामले में मैंने। तो ये मैंने बताया आपको कि 2 पिटीशन हो गया, लेकिन फिर भी लड़कियों को न्याय नहीं मिल रहा था। और जो CBI है वो उनका जांच बहुत धीमी प्रक्रिया के साथ चल रही थी जांच, और कुछ भी मामला बच्चियों के बयान नहीं लिए जा रहे थे। जो जिनके साथ जो कुछ हुआ उनके बयान नहीं लिए जा रहे थे, दूसरे लोगों के बयान लिए जा रहे थे। तब मुझको तीसरा पिटीशन दायर करना पड़ा, और मैंने कहा कि जांच के दायरे में उन तमाम बच्चियों को लाया जाना चाहिए और उनका बहुत सेफ्टी का ख्याल रखकर उन बच्चियों के बयान लिए जाने चाहिए, ताकि हम निष्पक्ष ढंग से चीज़ें बाहर आ पाए। और तब इस पिटीशन पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि जांच जो है उस दायरे में लिए जाए और उन बच्चियों के बयान लिए जाए, और फिर उनके बयान दर्ज किए गए। उस आधार पे चीज़ें फिर आगे गई, और फिर चौथा पिटीशन भी मुझे दायर करना पड़ा, क्योंकि बयान तो ले लिए गए लेकिन अनएंडिंग चल रहा था। कोई टाइम लाइन नहीं था कि कब तक इस मामले की सुनवाई होती रहेगी, कब तक न्याय मिलेगा। क्राइम जहाँ पे हुआ था, CBI तक केस पहुँचने तक
बहुत कुछ ऐसा था जो या तो मिटा दिया गया या मिटाने की कोशिश की गई, वो दिख रहा था। एफआईआर में देरी, फाइल एक महीने दबा के बैठना, टिस की रिपोर्ट को इग्नोर करना, जब केस सामने आता है तो लड़कियों को 3 अलग अलग सेंटर में। मुजफ्फरपुर की एसएसपी कह रही हैं, हरप्रीत कौर कह रही हैं कि उनको बयान लेने में दिक्कत हो रही है। कभी वो मोकामा जा रही हैं, कभी वो सीतामढ़ी या मधुबनी जिस भी सेंटर में उनका ट्रांसफर होता है वहां जा रही हैं, कभी पटना जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट पीएमसीएच में हो रहा है, उसके बाद एक दूसरा हॉस्पिटल कहीं सीतामढ़ी में है वहां हो रहा है। तो मतलब एसएसपी अगर काम भी करना चाह रही थी तो ये तो खिलवाड़ था पूरे के पूरे सबूत के साथ कि आप कैसे चीजों को घुमा रहे हैं। जब तक सीबीआई तक पहुंचा और जब तक आप लोगों के हाथ में ये चीजें आई, जब तक आपने पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट, तब तक तो बहुत कुछ मोल्ड कर दिया गया था। बिल्कुल, बहुत कुछ तब तक बदल गया था, क्योंकि 3 महीना पहले जो सरकार 3 महीने तक जो रिपोर्ट दबाई, तो क्यों दबाया सरकार ने? क्योंकि इस बीच बहुत कुछ निपटाया जा रहा होगा, क्योंकि सरकार को तो पता होगा कि भाई रिपोर्ट आई है, कल को खुलासा हो सकता है। 3 महीने तक क्या किया गया उस रिपोर्ट के साथ, ये सवाल तो उठते हैं कि आप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस ने जो रिपोर्ट सौंपी, उसके 3 महीने बाद आप उस रिपोर्ट को तब जारी कर ओपनली कहते हैं जब लीक होता है मामला। ये तो बिल्कुल तय है कि बहुत खेल हुआ इस बीच और उस मामले को दबाने के लिए, क्योंकि इसमें बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं। और ये दुर्भाग्य है कि आज तक जो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट था उसका खुलासा नहीं हुआ। आज तक जो आईएएस अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट था उनका खुलासा नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे उसमें ये कहा गया कि उन लोगों के खिलाफ कि आप उनको नोटिस दीजिए, उनको बताइए। अभी तक पता नहीं उनको नोटिस मिला है, यानी उनको सस्पेंड किया गया है। ये सारी जिम्मेदारियां हैं। बहुत खुल के ये सरकार ने अपने संरक्षण में बच्चियों के साथ ये सब कुछ होने दिया। मैं सीधे सीधे यही कहती हूँ। मैम, 2017 की एक रिपोर्ट है जो उस समय बिहार स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की बात करती है, जो संस्था, उनके चेयरपर्सन डॉक्टर हरपाल कौर ने 2017 में एक रिपोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सबमिट की थी कि यहाँ कुछ ना कुछ संदिग्ध हो रहा है, इसकी जांच करवाइए। अगर उस डीएम ने उस रिपोर्ट की जांच नहीं करवाई है, क्या सरकार की या कोर्ट की ये जिम्मेदारी नहीं है कि उस डीएम पर एक जांच बिठाई जाए? बिल्कुल है। तो डीएम साहब का तो कहीं नाम नहीं है, कहीं नाम नहीं है। और अगर आप देखेंगे जो रूल्स हैं, जो शेल्टर होम जहाँ भी होता है उसके जो रूल्स होते हैं, उसमें होता है कि जो लोकल पुलिस थाना का जो अधिकारी है वो, और जो कमेटी है शेल्टर होम की, वो हर महीने रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। आप महीनों क्या सालों सालों आप रिपोर्ट कोई नहीं सौंपते। और इस तरह से आप मुझको अभी भी अगर देश के दूसरे राज्यों में भी अगर कराया जाए तो चीज़ें बहुत सुखद नहीं होंगी, बहुत ही खराब और भयावह तस्वीर निकल सकती। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम के बाद भी तो एक मामला आया जिसमें नौकरी के नाम पर लड़कियों के साथ देह व्यापार के, मुजफ्फरपुर में ही मामला आया। तो कैसे काम करती है सरकार, किस तरह से इस गठजोड़ जो है गुंडों का और पॉलिटिशियंस का और सरकार का, इस गठजोड़ में कैसे काम होता है, ये सब जानते हैं। मतलब अगर उस समय 2017 में वो डीएम साहब थोड़ा एक्शन ले लेते तो ये शायद 35-45 बच्चियां जो हैं उनके साथ ये खिलवाड़ नहीं होता। बिल्कुल। तो डीएम साहब इतनी इंपॉर्टेंट फाइल दबा सकते हैं जिससे 35 बच्चियों की जिंदगी हराम हो जाए। डीएम साहब बीपीएससी कैंडिडेट को सड़क पे थप्पड़ मार सकते हैं। मतलब सही है। और इंस्टाग्राम पे आंखों में इनकी बिजली दिखा करके रील चलाई जाती है कि राजा तो यही है, एक्चुअली राजा यही है। खैर, वर्ष 2009 में बिहार में डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की स्थापना हुई थी। उस वक्त बिहार ने अपने इस कदम के लिए नेशन वाइज सुर्खियां बटोरी थी कि वाह, नीतीश कुमार ने क्या काम किया है, जिसमें जिला स्तर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट स्थापित हुआ था। इसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को रखा गया था जो हर महीने ऐसे आश्रय गृहों की जांच करते, रिपोर्ट जो है उसको सबमिट करते और ये देखते, ये सुनिश्चित करते कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सरप्राइजिंगली जब टेस्ट की रिपोर्ट आई उसमें रवि कुमार रोशन जो हैं वो खुद संलिप्त हैं। तो जब ये रिपोर्ट जो है ये हर महीने जांच होने के बाद
सीनियर पदाधिकारी, डीएसपी हेडक्वार्टर में जाना, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में जाना और समाज कल्याण विभाग जो है उनको जाना, तो ये रिपोर्ट तो हर महीने उनको जा रही होगी। अब गलत ही जा रही होगी लेकिन जा रही होगी। लेकिन शायद उन सीनियर अधिकारियों में से कोई भी एक इतना मतलब उसको बॉदर नहीं था, एक बार चल के फील्ड विजिट कर लेते हैं, तभी तो ये इतना बड़ा कांड इतने साल से चल रहा है। सरकारी जो पूरा महकमा है ना, मेरे ये शर्मनाक बात है कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में बच्चियों को न्याय मिले, उसके लिए मेरे जैसे एक अदना आदमी को सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़नी पड़ती। और सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार हुआ कि सीबीआई के चीफ को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा रहना पड़ा, सजा दी गई उनको कि आप घंटों खड़े रहिए आप। तो ये हमारे देश में ही हुआ। कई बार मेरे जैसे लोगों को न्याय पे बहुत भरोसा नहीं रहता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि न्याय भी किस तरह से होते हैं, लेकिन कभी कभी न्याय भी होता है। कभी कभी शायद संयोग से कुछ अच्छे लोगों के हाथों में न्याय की ताकत होती होगी तो हो जाता है। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पिटीशन के हक में फैसला दिया और सीबीआई को कहा कि आप 3 महीने के अंदर इन सारी चीज़ों के जांच को सौंपें, और अगर आप नहीं सौंपेंगे तो आप पर ये कार्रवाई की जाएगी। ये एक बहुत बड़ी घटना थी और सीबीआई के चीफ को घंटों वहाँ सज़ा मिली कि आप खड़े रहिए। तो फिर ये हुआ और फिर ब्रजेश ठाकुर सहित जो लोगों को सज़ा मिली। हम तो शुक्रगुजार हैं अपनी वकील फौजिया के कि वो भी इस लड़ाई में, फौजिया ने जब हम पिटीशन डाल रहे थे तो फौजिया को बहुत डर था कि कहीं मैं वापस तो नहीं ले लूँ, क्योंकि इतने प्रेशर थे, पूरी लॉबी खड़ी थी आपके अगेंस्ट और इतना प्रेशर था, इतनी धमकी थी। उन्होंने कहा कि मैम आप वापस तो नहीं ले लेंगी। तो हमने कहा कि ये यकीन रखो कि चाहे कुछ हो जाए ये पिटीशन वापस नहीं लेंगे। जब ये इंसिडेंट हो रहा होगा, काफ़ी लंबा वक्त था ये, 2-3 साल लगभग, आपकी पूरी मानसिक स्थिति जो है वो इसी चीज़ों में उलझी रही होगी, दबाव होगा, एक बहुत ताकतवर लॉबी के अगेंस्ट खड़ी हो गई थी आप। मैं अकेली नहीं थी, मेरे पीछे महिला संगठनों की ताकत थी, मेरे पीछे बिहार के लोगों का साथ था। तो मुझे लगा था कि ठीक है, भय तो था ही, कई प्रेशर भी था, और मैं लिख भी रही थी अखबारों के लिए, मैं लिख भी रही थी। तो चारों तरफ से खतरे थे, लेकिन और भी लोग लड़ रहे थे, मैं अकेली नहीं लड़ रही थी। कुछ वकील के नाम हैं जो लड़ रहे थे, या और भी साथी लोग लड़ रहे थे। ये ज़रूर है कि अंत तक पहुंचाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद से गुजरना पड़ा। मेरे पीछे मेरा परिवार था सपोर्ट में, तो वो परिवार की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है, संगठन की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। बिहार में आप देखिए महिलाओं के लिए महिला आयोग बना था, वो इतने सालों से भंग पड़ा नहीं आयोग बना है। हम लोगों ने ये मांग किया था कि आप शेल्टर होम अगर आप आउटसोर्स नहीं कर रहे हैं तो आप कराइए जहाँ आए। सिंगल वुमेन के लिए कोई जगह नहीं है। एक हम चूँकि वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जुड़े थे, एक रात में 12 बजे एक लड़की का फ़ोन आया कि उसके पति ने उसको मार के बाहर से घर में ताला बंद कर दिया, उसको भगा दिया, वो कहाँ जाए। तो ऐसी औरतों के लिए जो लड़ रही हैं या हिंसा की शिकार हैं, उसके लिए कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ कि वो रात भर या 2 दिन या 3 दिन शेल्टर ले सके। वैसे शेल्टर होम सरकार कहती है कि हम बनाए हैं 1 एक्ट जो हमारा जो कानून है उसके तहत, लेकिन उस शेल्टर होम में कोई सुविधा नहीं। वहाँ कोई भी जो अधिकारी होना चाहिए, जो सुविधाएं होनी चाहिए, वो सारा कुछ नहीं है। तो ये सब कुछ कागज़ पे ही चल रहा है। ऐसी लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है कि वो अपने जीवन में संघर्ष करें। अगर वो संघर्ष भी करना चाहती है तो बहुत सारा संघर्ष इसलिए नहीं हो पाता है कि वो अगर मान लीजिए उसके पास एक घर तो है, ठीक है, वो पिटी जा रही है, लेकिन उसके पास वो ऐसे तो वो बाहर भी सुरक्षित नहीं है। बाहर वो रात में अंधेरे में उसके पास पैसा नहीं है। जो इकोनॉमी जो है उसके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है कि अगर वो अपने पति से लड़ती है तो कहाँ जाएगी, वो लड़के कहाँ जाएगी। तो मैम एक जैसे ये बहुत अच्छी बात कही है आपने कि ये जो सुधार गृह होते हैं या आश्रय गृह होते हैं, यहाँ पे किसी प्रकार की ट्रेनिंग होती है लड़कियों की कि वो आगे चल के 6 महीने बाद, साल भर बाद सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ब्यूटी पार्लर वगैरह ऐसी कोई ट्रेनिंग होती है इन सेंटर्स पे?
इसी कंसेप्ट के साथ सुधार गृह शुरू किया जाता है कि आप वैसी बच्चियों को जो किसी भी वजह से, अब घर की परिस्थिति की वजह से या प्रेम की वजह से या कोई भी हिंसा की वजह से घर से भागी हैं, तो आप उनको 6 महीना रख के, साल भर रख के उनको ऐसी ट्रेनिंग दीजिए कि अपने पाँव पे वो खड़ी हो जाए। जब तक वो नहीं खड़ी होती है तब तक आप आश्रय दीजिए, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता है ज़्यादातर। अब जैसे पटना में एक बहुत बड़ा शेल्टर होम था, वहाँ गए थे जहाँ अभी फूड पॉइजन हुआ, जो 3 लड़कियां मर गई, इसके बारे में क्या ही बात करें। अब वहाँ जो है जो मेंटली इल लड़की है और जो ठीक है, सबको एक साथ रखा जा रहा, तो कैसे वो ठीक स्थिति में रह पाए? जो मेंटली इल है उसके साथ आप नॉर्मल बच्चों को भी रखेंगे तो दिक्कत है। मैम, हम 2024 के अंत में बैठे हुए हैं, शायद लोग जब तक ये आपको सुन रहे होंगे 2025 में हम आ चुके होंगे। 2018 की घटना के बाद मेरे जहन में 3 सवाल हैं। पहला, बाय द लॉ, दूसरा बाय द सोसाइटी और तीसरा बाय द गवर्नेंस। इन तीनों एस्पेक्ट को अगर हम एक एक करके क्विकली समझना चाहें तो 2018 की घटना के बाद कानून में क्या बदलाव आए? कानून तो बने हुए हैं मेरे पास, हम लोग के पास पहले से बहुत मजबूत कानून बने हैं। हर महीने आपको देखना है कि कितने बच्चे रह सकते हैं एक शेल्टर होम में। आपको देखना है कि ये बच्चे किस मनस्थिति से आए हैं। उसमें एक डॉक्टर होना चाहिए, फूड जांच करने वाला अधिकारी होना चाहिए, हर महीने विजिट करने वाली एक कमेटी होनी चाहिए। कमेटी में बाहर के वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को शामिल करना है अधिकारियों के अलावा, क्योंकि सिर्फ अधिकारी रहेंगे, वहाँ के लोग रहेंगे तो मिली भगत होगी। इसीलिए उसमें जो बाहर के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ह्यूमन इश्यूज पे काम करने वाले वुमेन, उनको उस कमेटी में रखना है। वो कमेटी विजिट करेगी, हर महीने रिपोर्ट देगी, उस रिपोर्ट पर एक्शन होगा। तो सारे नियम तो बने हुए हैं। सवाल है कि जब आप नियम का पालन नहीं करेंगे तो चीज़ें होंगी। इन अधिकारियों में क्या बदलाव आया? मुझे तो कोई बहुत बदलाव नहीं दिखता है। पॉलिटिकल पार्टियां बदल जाती हैं, सरकार बदल जाती है। फर्क सिर्फ ये पड़ना है कि अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की सरकार है। जब नीतीश आए थे तो महिलाओं का एक बड़ा वोट का हिस्सा नीतीश को गया था। शुरुआती दौर में उन्होंने महिलाओं के लिए कुछ काम भी किए, लेकिन फिर वो गवर्नेंस वैसा ही है, कोई तब्दीली नहीं है, बल्कि और बदतर हुई है। महिलाओं के पास रोजगार नहीं है, सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। बीजेपी जैसे संगठन के साथ मिल के काम कर रहे हैं तो उनकी अपनी रणनीति है कैसे समाज में का, तो डिवाइड और रूल और ग्रेस क्या करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी जैसी तो उनकी पोस्टर पॉलिटिक्स तो कह रही है महिलाओं का बिहार, वो पॉलिटिक्स ही है। हमने कहा ना अभी संवाद यात्रा उनकी कैंसिल हो गई नीतीश की। हाँ। लेकिन संवाद यात्रा होने वाली थी महिलाओं के साथ। क्या संवाद करेंगे महिलाओं के? महिलाओं के लिए जो बजट बना है पिछले कई सालों में, उस बजट में कोई इंक्रीज नहीं किया आपने। महिलाओं के लिए जो रोजगार के साधन हैं वो लगातार घटते जा रहे हैं। जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको मनरेगा जैसी बड़ी योजना आई, उस मनरेगा के बजट आपने कम कर दिए। आप महिलाएं जो के सुरक्षा का आप जो मुख्य बंदोबस्त होता वो नहीं कर रहे हैं। जो अपराध, हमारे ये आंकड़े नहीं हैं, ये क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़े हैं कि बिहार जो है जो दूसरे राज्यों के अनुपात में बिहार में सबसे ज़्यादा भी बलात्कार के मामले आए हैं। और ये मामले आसपास पड़ोसी और अपने घर के लोगों बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले आए। अभी हमारी जिम्मेदारी कौन तय करेगा और ये कैसे तय होगी? मतलब हमारी आंखों के नीचे इतना बड़ा कांड हो जाता है और ऐसी तमाम घटनाएं घटते रहती हैं। पटना वाला इंसिडेंट हुआ, अभी रिसेंटली मुजफ्फरपुर वाला इंसिडेंट हुआ, और ऐसे अखबार में हम तमाम रोज दिन एक न एक की दहेज के लिए बेटी जला दी गई, कोई महिला खेत में शौच करने गई, उनके साथ गैंग रेप हो गया और अगले दिन वो खबर खत्म हो जाती है। हमें पता तक नहीं चलता कि एफआईआर भी हुई कि नहीं हुई, उस पर जांच बैठी नहीं बैठी, कुछ भी नहीं। एज अ सोसाइटी हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? हमारी जिम्मेदारी कोई नहीं तय करेगा। सोसाइटी कैसे बनती है? सोसाइटी जो है या वो आपके सोसाइटी की पॉलिटिक्स जैसी होगी, सोसाइटी वैसा बनेगा।
तो हमारी सोसाइटी की जो पॉलिटिकल कैपेसिटी है वो वैसी ही है। आप हमारी राजनीति में भ्रष्टाचार है, हमारी अपॉर्चुनिज्म है, हमारी राजनीति जो है वो मुद्दों पर केंद्रित नहीं है, हमारी राजनीति जो है वो कमिटेड राजनीति नहीं है। तो आप जैसी राजनीति करते हैं वैसा समाज बनाते हैं, और सामाजिक रूप से चीज़ों को बदलने के लिए बड़े सामाजिक आंदोलन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप देखें 70 के दशक के बाद, जेपी मूवमेंट के बाद देश के अंदर कोई बहुत बड़ा आंदोलन नहीं हुआ है। पहले कई मुद्दे, सोशल सामाजिक मुद्दों पर अगर राम मोहन राय जैसे लोगों ने आंदोलन किया सती प्रथा के खिलाफ, आप देखें कोई भी सामाजिक मुद्दों पर छिटपुट हो रहे हैं अलग अलग ढंग से। लेकिन 70 के पहले हुए, जैसे जो सबरी वाला कांड हुआ था, उसके खिलाफ बड़े सामाजिक आंदोलन हुए। तो उस तरह का आंदोलन छिटपुट हुआ है कि जैसे निर्भया जैसे मामले में हुआ तो हुआ, लाबा फूटा, फिर वो खत्म हो गया, अपने खोल में वापस। शाहीन बाग किसान आंदोलन मतलब हाँ। फेहरिस्त है, तो फेहरिस्त, आंदोलन की फेहरिस्त है। लेकिन शाहीन बाग का भी जो आंदोलन हुआ वो पूरे देश का आंदोलन नहीं बन पाया उस तरह से, इसीलिए वो फेलियर। निर्भया वाज द वन। हाँ, तो ऐसे आंदोलन क्या होते हैं कि शाहीन बाग का बहुत बड़ा आंदोलन, और वो आंदोलन मुस्लिम महिलाओं ने उसको रन किया लंबे समय तक, लेकिन वो देश भर में वो आंदोलन नहीं। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम जो है सोचते हैं हम बैठे हुए हैं कि हम तक तो ये मामला नहीं आया है। पूरे देश के अंदर आदिवासियों के आंदोलन चल रहे हैं, उनको उनकी जमीन से खदेड़ा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आंदोलन नहीं चल रहा है। पत्तलगढ़ी सॉर्ट ऑफ एन एग्जांपल। हाँ, बिहार के अंदर जो बेगूसराय में जो बहुत बड़ा हम पर्यटन स्थल है जहाँ कांवड़ झील, हाँ, वहाँ आंदोलन चल रहा है, वहाँ किसानों की जमीन को लेकर। तो जब तक हमारा समाज तैयार नहीं होगा, समाज को ये नहीं लगेगा कि ये मुद्दे आप, किसान आंदोलन एक बड़ा उदाहरण है। उसने कानून को बदला, मोदी सरकार को झुकना पड़ा। मुजफ्फरपुर कांड को मैं ऐसे करके एक बार क्लोज करवा लेना चाहता हूं आपसे। तो इसमें जो अंतिम रिपोर्ट जो लास्ट मेरे हाथ में है वो कहती है कि समाज कल्याण विभाग ने सभी सेंटरों पर सीसीटीवी लगवा दिया है, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो रही है। इन्होंने कुछ ऐसा डेवलप किया है, कोई ऐसी मशीन जहां पे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसी, जहां पे जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं वो अपनी शिकायत रिकॉर्ड कर सकते हैं। जब वो शिकायत रिकॉर्ड करेंगे ऑडियो मोड में, तो वो टेक्स्ट फॉर्म में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों तक पहुंच जाएगी। मैं ये क्लोजिंग आपकी तरफ से जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके पास है मैं उसके बेसिस पे इसको क्लोज करवाना चाहूंगा। ऊपर से तो बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनने में, लेकिन दरअसल वही मैंने कहा कि आप जो ये सब कुछ कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग हो रही है कि नहीं, ये देखना है। क्या आप हर महीने रिपोर्ट सौंपते हैं? क्या वो बच्ची जो बयान देती हैं उस बयान को कौन रिकॉर्ड कर रहा है? भक्षक फिल्म इसलिए न बनी कि आप जो रक्षा करने वाला था वो भक्षक हो गया। तो सारे अधिकारियों को आपने रखा। ये पहले आपके नियम में है कि इसमें आप बाहर आउटसोर्स करिए उन लोगों को। जांच, जैसे आपने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को दिए, वैसे ही लोगों को आपको देना होगा जो जांच करे। और वैसे ही जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन राइट्स के हैं, वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लोगों को उस कमेटी में रखिए जो हर महीने जांच करे, आपको रिपोर्ट दे। जो जांच करके रिपोर्ट जहां जा रही है उसमें भी वैसे लोग, बाहर के लोग रहने चाहिए। नहीं तो आप तो जो घाल मेला पहले भी कर ही रहे थे, अभी भी आप करिएगा। तो ये जो अभी मैंने कहा ये सब हुआ है, सीसीटीवी, वो डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये मुझे नहीं मालूम क्योंकि उसके अभी मैं गई नहीं हूँ। क्या 2017-18 के बाद इस तरीके की कोई ऑडिट रिपोर्ट बाहर आई? नहीं, उसके बाद कोई ऑडिट। तो बिहार सरकार अब ऑडिट करवा नहीं रही है या क्या है ये? उसके बाद कोई ऑडिट हुई होती तो बाहर आती, अभी तो हुई नहीं हुई। अगर हुई होती तो बाहर आना चाहिए था ना। नियम तो है ना होने का, नियम है, लेकिन अभी तक तो मुझे कोई एक्सटर्नल बॉडी, मेरी जानकारी में नहीं कि ऐसी कोई ऑडिट रिपोर्ट उसके बाद बाहर आई। चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो हर महीने रिपोर्ट देने की बात करता है, मेरी जानकारी में नहीं है। तो आप एज अ संस्था, मैं समझ सकता हूं, मतलब आपका जिम्मेदारी समाज चलाने का नहीं है, लेकिन एज अ संस्था क्या आपने कभी कोशिश की कि आपकी जो मंथली रिपोर्ट है वो आप हमें साल में एक बार ही दे दीजिए? नहीं, शुरुआती दौर में हम लोगों ने काफ़ी कोशिश किया कि सरकार से कि आप एक पारदर्शिता रखिए। आपके वेबसाइट हैं,
आप उस वेबसाइट पे चढ़ा दीजिए। लड़कियों के नाम मत आप याद करिए, आप लिखिए कि इतनी बच्चियां आपके साथ हैं, इतनी बच्चियां इस होम में हैं, इतनी बच्चियां इस होम वो नहीं में। बताता। आपने तो कोई वेबसाइट पे जानकारी नहीं डाली। नहीं। आपने आपने जो एनुअल रिपोर्ट आपको पेश करना है, एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या हुआ वो भी आपको नहीं, तो कैसे पता चलेगा आम लोगों को कि आपकी जो ये संस्थाएं हैं वो किस रूप में है, कहाँ है? आम लोगों को के पारदर्शिता तो सरकार के कामकाज में झलकना। तो ये वो लैकिंग है ना, तभी ना ये बच्ची पटना में अभी फूड पॉइजनिंग से मर जा रही है और विभाग के मंत्री कह रहे हैं कि हमको तो जानकारी भी नहीं है और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। तो लैकिंग तो है अभी भी, बहुत ज्यादा है। ये सारी खाना पूर्ति है, ये सारा चीजें कागज पे चल रहा है। अगर ये सच में चला होता तो दोबारा ऐसी घटना घटती नहीं। सॉरी लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा हार्श शायद है। मतलब नीतीश जी कुछ वक्त के लिए आपके साथ भी तो आए, जब महागठबंधन में आते हैं, जब सीपीआई और सारी पार्टियां साथ हो जाती हैं, उस समय इनको रिजॉल्व करने का कोई प्रपोजल क्यों नहीं आता हमारे टेबल पे, ऐसे गवर्नमेंट के टेबल पे? कम्युनिस्ट पार्टी के साथ तो रही है कुछ समय तक, और कम्युनिस्ट पार्टी के रहने से थोड़ा चेक और बैलेंस होता रहा है, होता है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी इन सवालों को उठाती रही है। ये जरूर है कि कम्युनिस्ट पार्टी छोटी ताकत है बिहार के अंदर जी। तो उसके चेक और बैलेंस करने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन ये रिकॉर्डेड है, चाहे सदन के भीतर हो चाहे बाहर हो, ये सवाल हमेशा से उठाया गया है। ये रिकमेंडेशंस हमेशा से पार्टी के अंदर सभी लेफ्ट पार्टियों की तरफ से दिया गया है, लेकिन उसको लागू करना सरकार का। हाँ नहीं, मैं वो समझ सकता हूँ। मतलब अभी 6 महीने 8 महीने 9 महीने में विधानसभा चुनाव हैं पूरे बिहार भर में, और जिस तरीके से पटना में जिन 5 बच्चियों के साथ जो हादसा हुआ है, उस खबर को जिस प्रकार मतलब वो अखबारों से अब धीरे धीरे धुंधली हो गई, आगे क्या हुआ अब शायद किसी को पता चले ना चले। आपको लगता है ये मुद्दा होना चाहिए विपक्ष के लिए? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यही मुद्दा क्यों होना चाहिए? महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा मतलब मुद्दा हम होना इंसिडेंट चाहिए। होने के बाद क्यों जा रहे हैं? हाँ, आप इसको रेगुलर बेसिस पे ये मुद्दा बनाइए, आप टीम भेजिए, आप देखिए कि क्या हो रहा है। तो ये तो मुद्दा होना ही चाहिए, ये मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष की भी जो भूमिका होनी चाहिए, ये कहते हुए मुझे कोई गुरेज नहीं है कि वो अपनी भूमिका का निर्वाह सही ढंग से नहीं कर, जितना फोर्सफुली होना चाहिए, जितना मुखर होना चाहिए। और महिलाओं के मुद्दे पर तो बहुत मुखर होकर कोई भी पार्टी नहीं बोलती। इशू दर इशू जब कोई भयानक घटना होती है तब आती। भाई, आप महिलाओं के मुद्दे पर समग्र ढंग से जो बातचीत होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, तब्दीली होनी चाहिए, वो इश्यूज कहाँ बन पाता है? आपने बताया था कि आप कविताएं लिखती हैं। हाँ बिल्कुल। कुछ एक रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि आपको जो भी ऐसा लगता हो, मतलब इस अगर बहुत बढ़िया हो, अगर इस संदर्भ से जुड़ा कुछ ऐसा हो। शीर्षक है मुझे माफ करना मेरी बच्चियां। मुझे माफ करना मेरी बच्चियां, उन तमाम लहू लुहान रातों के लिए, उस भय के लिए जो तुम्हारी देह में उतरा, उस अंतहीन दुख के लिए, हर जख्म के लिए जो तुम्हारे मन में बोए गए। मुझे माफ करना। मैंने नहीं सिखाया अपने बेटे को कैसे किसी स्त्री से प्यार किया जाता है, कैसे इसके दिल में उतरना होता है, कैसे दुख में कोई हाथ शीतल होते हैं। मैं उसे बता नहीं पाई एक स्त्री को पाने के लिए कितने जतन की जरूरत है। एक स्त्री को पाना हिंसा से मुक्ति का रास्ता है। एक स्त्री को पाना लहरों के साथ साथ बहना है, और कई बार उसके आने की आवाज आती है। हवा उसके स्पंदनों से भरी होती है, उसके स्पर्श उड़ते हुए आते हैं, अंधेरे में खिले फूल की तरह। वे अभागे हैं जो किसी स्त्री के मन के भीतर बस नहीं पाए, जो कभी जान नहीं पाए प्यार होने का मतलब क्या है, कैसे प्रतीक्षा करनी होती है जब तक उसके मन के द्वार खुले नहीं। मुझे माफ करना मेरी बच्चियां, मैं नहीं बता पाई मनुष्य होना क्या होता है, मनुष्य होना क्या होता है।
ये पॉडकास्ट सिर्फ एक मंच नहीं, एक कोशिश है। आइए इन कहानियों का हिस्सा बने, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस सफ़र में हमारा साथ दीजिए।